हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम डिसीजन ट्री कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने ये देख लिया था कि डिसीजन ट्री क्या होती हैं और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने कवर कर ली थी। आज की हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं टर्म एक होती है हमारी इम्प्योरिटी इन डिसीजन ट्री, कि अगर कोई भी डिसीजन ट्री है तो अगर उसमें इम्प्योरिटी हमें चेक करनी है कि कितनी है, इम्प्योरिटी होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको देखो दो एग्जाम्पल से समझाने वाली हूँ। एक केस आपका ये है, एक केस आपका ये है और एक पर्टिकुलर केस आपके ये वाले हैं जिससे हम समझेंगे कि इम्प्योरिटी क्या होती है। मैं सबसे पहले बात करती हूँ आपके इस केस की। अगर हम इस केस में देखें तो देखो हमारे पास एक बास्केट गिवन है जिसमें हमारे कुछ एप्पल्स रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ही ट्रे गिवन है जिसमें एप्पल के लेबल्स रखे हुए हैं, सिर्फ एप्पल के लेबल्स। यहाँ पे भी सिर्फ एप्पल्स हैं। अब मैं कहूँ मैं बिना देखे इस बास्केट में से कोई एप्पल उठा लूँ, और मैं कह रही हूँ मैं बिना देखे इस ट्रे में से कोई एप्पल का लेबल उठा लूँ बिना देखे। अब मैं अगर इन दोनों को कनेक्ट करूंगी तो क्या होगा, एप्पल का लेबल एप्पल फ्रूट से ही कनेक्ट होगा। ऐसा तो होगा नहीं किसी और फ्रूट से कनेक्ट हो जाएगा या कोई और लेबल आ जाएगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ एप्पल्स ही हैं, यहाँ पे सिर्फ मेरे एप्पल के ही लेबल हैं। तो इम्प्योरिटी यहाँ पे क्या हुई, इम्प्योरिटी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी है ही नहीं। क्यों, क्योंकि एप्पल्स ही थे और एप्पल्स के ही लेबल्स थे, तो कोई इम्प्योरिटी का चांस नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आपके इस केस की, इस केस में क्या है, मेरे पास ये बास्केट है जिसमें डिफरेंट तरीके के फ्रूट्स रखे हैं। मेरे ग्रेप्स भी रखे हैं, मेरी चेरीज भी रखी हैं, मेरे एप्पल्स भी रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रे है ऐसे यहाँ पे ग्रेप्स का भी लेबल है, बनाना का भी लेबल है और मेरे पास एप्पल का भी लेबल है। ठीक है, डिफरेंट लेबल्स हैं, डिफरेंट ही फ्रूट्स हैं। मैं कहूँ मैं अब बिना देखे कोई सा फ्रूट उठा रही हूँ, ऐसे बिना देखे कोई सा लेबल उठा रही हूँ, तो क्या चांस होगा, हो सकता है मेरे इस बास्केट में से क्या आ जाए, बनाना उठ कर आ जाए। हो सकता है इस लेबल में से क्या उठ के आ जाए, चेरी उठ के आ जाए। तो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं तो क्या ये वैलिड है, बनाना से मैंने चेरी का लेबल कनेक्ट कर दिया, नहीं है। तो मैं क्या कहूंगी, यहाँ पे क्या है, इम्प्योरिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी यहाँ पे है। तो इम्प्योरिटी क्या हुई, यहाँ पे होमोजीनिटी थी कि भाई एक ही तरीके के फ्रूट्स थे और उसी के लेबल्स थे, लेकिन यहाँ पे हेट्रोजीनिटी थी। जो मेरे फ्रूट्स थे वो भी डिफरेंट डिफरेंट थे, जो मेरे लेबल्स थे वो भी डिफरेंट डिफरेंट थे। तो इस केस में क्या हुआ, इम्प्योरिटी इक्वल टू जीरो था, जबकि इस केस में क्या हुआ, इम्प्योरिटी नॉट इक्वल टू जीरो था। अगर मैं बात करती हूँ अपने पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल की, यहाँ पे मेरा जो ये कंटेनर है इसमें सारे ग्रीन कलर के ही पार्टिकल्स पड़े हैं। ठीक है, जबकि जो ये कंटेनर है इसमें मेरे ब्लू कलर के भी पार्टिकल्स हैं, ग्रीन कलर्स के भी पार्टिकल है और रेड कलर के भी पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे क्या है, होमोजीनिटी है, मीन्स टोटली प्योर प्योरिटी है, इम्प्योरिटी नहीं है यहाँ। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेट्रोजीनिटी है, यहाँ पे इम्प्योरिटी ही इम्प्योरिटी है, प्योरिटी नहीं है। तो ये कहलाया मेरा टोटली प्योर, जबकि ये कहलाया मेरा मोर इम्प्योर। प्योरिटी से ज्यादा क्या है यहाँ पे, इम्प्योरिटी है। तो इम्प्योरिटी से आप सिर्फ इतना समझो, इम्प्योरिटी का मतलब है रैंडमनेस, कि जितनी होमोजेनिटी ज्यादा होगी उतनी रैंडमनेस कम होगी, उतनी इम्प्योरिटी कम होगी। लेकिन जितनी हेट्रोजेनिटी ज्यादा होगी उतनी रैंडमनेस ज्यादा होगी, उतनी ही इम्प्योरिटी ज्यादा होगी। तो ये एक हमारा टर्म आता है डिसीजन ट्री के अंदर, इम्प्योरिटी क्या होता है। तो याद रखना, होमोजेनिटी है तो इम्प्योरिटी कम होगी, हेट्रोजेनिटी ज्यादा है तो इम्प्योरिटी ज्यादा होगी। अब एक हमें जो आज अपनी वीडियो में पढ़ना था वो पढ़ना था एल्गोरिथम ऑफ डिसीजन ट्री, कि डिसीजन ट्री एल्गोरिथम क्या होती है। यहाँ पे मैंने 5 स्टेप्स लिख रखे हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, बिगिन द ट्री विद रूट नोड सेज एस। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब भी हम डिसीजन ट्री को स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, रूट नोड से। रूट नोड से हमारा डिसीजन ट्री बनना शुरू होता है। ठीक है, जो कि क्या कंटेन करता है, जो कि हमारा कंप्लीट डेटा सेट को कंटेन कर कर चलता है। ठीक है, कंप्लीट डेटा सेट होता है हमारे इस रूट नोड के अंदर। हमने जब रूट नोड बना लिया, फिर हम स्टेप 2 पर चलेंगे। हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट, हम एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर को यूज करते हैं और उससे हम अपने बेस्ट एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करते हैं कि हमारा बेस्ट एट्रीब्यूट कौन सा होने वाला है जिसे हमें डिसीजन नोड बनाना है। ठीक है, फिर स्टेप 3 क्या आएगा, हमने जब बेस्ट नोड चूज कर लिया उसके बाद हम स्प्लिटिंग कर देंगे, मीन्स सबसेट्स में डिवाइड कर देंगे अपने बचे हुए डेटा सेट को।
ठीक है। मीन्स मैंने कहा हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है, हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसकी ब्रांचेस बनाते हैं, फिर मल्टीपल सब नोड्स आते हैं जिन्हें हम इंटरनल नोड बोलते हैं, फिर हम उन्हें फर्दर स्प्लिट करते हैं, फाइनली फिर हमारे आउटकम नोड आ जाते हैं जिन्हें हम लीफ नोड बोलते हैं। ठीक है, ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है, यहाँ पर भी लीफ नोड है एंड यहाँ पर भी हमारी लीफ नोड है। तो ये क्या हो गई हमारी रूट नोड, ये हो गई हमारी इंटरनल नोड, ये भी इंटरनल नोड। तो ये तीनों तो हो गई हमारी डिसीजन नोड। ये चार हो गई हमारी लीफ नोड जिन्हें हम आउटकम नोड बोलते हैं। इसके अंदर हमारा एंटायर डेटा सेट हो गया, हमने अपना रूट नोड चूज कर लिया। फिर हम एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर यूज करते हैं जिससे कि हम बेस्ट एट्रीब्यूट को चूज करते हैं और उसे हम अपने डिसीजन नोड बनाते हैं। उसके बाद हम फर्दर स्प्लिटिंग करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फर्दर स्प्लिट करने के बाद हम फिर से नई डिसीजन नोड बनाएंगे, हम फिर से बेस्ट एट्रीब्यूट चूज करेंगे, हम फिर से फर्दर स्प्लिटिंग करेंगे। और ये काम हम तब तक करते जाते हैं जब तक हमें फाइनल लीफ नोड नहीं मिल जाती। जब तक हमें लीफ नोड नहीं मिलेगी, जब तक हमें आउटकम नोड नहीं मिलेगी, तब तक हम डिसीजन नोड बनाते रहेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स का यूज करके। तब तक हम स्प्लिटिंग करते रहेंगे। जैसे इस डायग्राम में देखो, हमारे पास क्या एक मेन डेटा था, हमने उसे क्या करा, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में डिवाइड कर दिया। ट्रेनिंग डेटा को तो हम यूज कर रहे थे डिसीजन नोड बनाने में और स्प्लिटिंग करने में। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर यूज करके बेस्ट एट्रीब्यूट ढूंढ रहे हैं और फिर डेटा सेट को स्प्लिट कर रहे हैं। और इसी काम को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं बार बार। कब तक, जब तक हमें लीफ नोड नहीं मिल रही। जब हमारा ऐसे करते करते डिसीजन ट्री जनरेट हो जाएगा, फिर हम उस डिसीजन ट्री पे क्या करेंगे, अपने टेस्ट डेटा को यूज करके उस डिसीजन ट्री को इवेलुएट करेंगे और एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, इस तरीके के परफॉर्मेंस मेजर्स निकालेंगे। तो डिसीजन ट्री के एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो हमारा काम क्या है, रूट नोड से स्टार्ट करना, एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स को यूज करके बेस्ट एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करना, फिर उसके बाद डेटा सेट को स्प्लिट करना, फिर से नई डिसीजन नोड्स बनाना, फिर से बेस्ट एट्रीब्यूट निकालना। और ये काम हमें कब तक करते रहना, जब तक हमें फाइनल लीफ नोड्स ना मिल जाए। तो यही कहलाती है हमारी डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, जिसमें हम बेस्ट एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करते जाते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स को यूज करते हुए। डिसीजन ट्री को फर्दर ब्रांचेस में स्प्लिट करते जाते हैं, कब तक, जब तक हमें लीफ नोड नहीं मिल जाती। यही होती है हमारी डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। अभी हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे इन्हीं एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स को, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे कि एंट्रोपी हो गया, इंफॉर्मेशन गेन हो गया, गिनी इंडेक्स हो गया। यही एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स होते हैं जिनको यूज करके हम बेस्ट एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये रहे एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स की। अगर मैं बात करती हूँ तो जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी डिसीजन ट्री को, तो हमारे पास इशू क्या आता है कि हमें बेस्ट एट्रीब्यूट कौन सा लेना है, ये फाइंड आउट करना होता है हमें। तो बेस्ट एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स का। पॉपुलर टेक्निक्स की अगर मैं बात करूँ तो दो एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर होते हैं, इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी। थर्ड हमारा गिनी इंडेक्स भी होता है, बट मोस्टली जो यूज किए जाते हैं वो ये इन्फॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी यूज किए जाते हैं। इनके एग्जांपल्स, इनके फॉर्मूलाज हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू।